दुनिया भर में लगभग 1 अरब लोग, जी हाँ 1 अरब लोग तनाव से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल क्राइसिस है। आज की इस चर्चा में हम इंसानी रेजिलियंस यानी मुश्किलों से बाउंस बैक करने की उस कमाल की बायोलॉजिकल ताकत को डिकोड करने वाले हैं। हम जानेंगे कि हमारे जीन्स और हमारी बायोलॉजी कैसे तय करते हैं कि हम भारी तनाव का सामना कैसे करेंगे। चलिए सीधे विषय पर आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है कि गंभीर आघात या भयंकर ट्रॉमा के बाद कुछ लोग तो खुद को फिर से खड़ा कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग पूरी तरह टूट जाते हैं। आखिर वो कौन सी अंदरूनी ताकत है जो हमें मुश्किलों में भी टिके रहने का हौसला देती है? खैर, इस बायोलॉजिकल मिस्ट्री को सुलझाने से पहले आइए एक बेहद भावुक और सच्ची मानवीय त्रासदी को समझते हैं। ऐसा लगता है कि धरती फटे और आप पूरी तरह उसमें समा जाएं। ये दिल झकझोर देने वाले शब्द हैं सेलिन विल्के के। सेलिन, उनके पति बियोन और एक और पिता ग्योग बालमान, इन लोगों ने एक बेमतलब की हिंसक घटना में अपने जवान बेटों को खो दिया। जरा सोच के देखिए, ये मनोवैज्ञानिक आघात का बिल्कुल चरम स्तर है। एक ऐसी स्थिति जहां जिंदगी का हर मतलब ही खत्म होता हुआ महसूस होता है। भाग 1, कॉर्टिसोल और FKBP5 जीन। तो इस गहरे मानवीय दुख से निकलकर अब हम जरा लैब की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं कि तनाव असल में मॉलिक्यूलर लेवल पर, यानी बिल्कुल बुनियादी स्तर पर हमारे शरीर को फिजिकली कैसे बदल देता है। अच्छा, शुरुआत करते हैं कॉर्टिसोल से। ये हमारे शरीर का मेन स्ट्रेस हार्मोन है। इसका काम क्या है? खतरे के समय हमारी कोशिकाओं में एकदम से इमरजेंसी वाली एनर्जी भर देना। जर्मनी के मेंस रेजिलियंस सेंटर में वैज्ञानिक क्या करते हैं पता है? वो लोगों के बालों के सैंपल्स का विश्लेषण करके उनके लंबे समय के तनाव को मापते हैं। असल में कॉर्टिसोल बालों में महीनों तक जमा रहता है, जिससे हमें तनाव के असर की एक एकदम क्लियर और सटीक पिक्चर मिल जाती है ना कमाल की बात? अब समझते हैं कि ये पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस काम कैसे करती है। जैसे ही कोई खतरा होता है, हमारा हाइपोथैलेमस तुरंत एक अलार्म बजाता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड रिएक्ट करती है और एड्रिनल ग्लैंड को कॉर्टिसोल रिलीज करने का ऑर्डर देती है। नॉर्मली क्या होना चाहिए? खतरे के टल जाने पर कॉर्टिसोल रिसेप्टर्स दिमाग को एक स्टॉप सिग्नल भेजते हैं कि भाई खतरा टल गया है, अब कॉर्टिसोल बनाना बंद करो, और शरीर वापस शांत हो जाता है। लेकिन, और यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। यहाँ एंट्री होती है FKBP5 जीन की। कुछ लोगों में इस जीन का म्यूटेशन या प्रकार थोड़ा अलग होता है। बहुत ज्यादा तनाव होने पर यह जीन ओवर रिएक्ट करता है और इतने सारे एंजाइम बना देता है कि वो स्ट्रेस रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देते हैं। इसका नतीजा, दिमाग तक वो स्टॉप सिग्नल पहुंच ही नहीं पाता और शरीर बिना किसी वजह के लगातार एक हाई अलर्ट वाले जोन में फंसा रह जाता है। पूरा सिस्टम कॉर्टिसोल से भर जाता है। भाग 2, आघात का मॉडलिंग, चूरे और ऑर्गेनॉइड्स। अब सवाल यह है कि वैज्ञानिक इन तनाव प्रतिक्रियाओं को लैब में लाइव कैसे स्टडी करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ हमें एक अहम कंसेप्ट समझना होगा, बिहेवियरल फिनोटाइप। आसान भाषा में कहें तो ये किसी जीव का अपने पर्यावरण के प्रति वो बर्ताव है जिसे हम साफ देख सकते हैं, और ये काफी हद तक उसके जेनेटिक्स पर निर्भर करता है। रिसर्चर्स इसे चूहों पर टेस्ट करते हैं। वो क्या करते हैं कि एक छोटे से भूरे चूहे को एक बड़े गुस्सैल सफेद चूहे के साथ रख देते हैं, ताकि लंबे समय तक चलने वाला एक सोशल स्ट्रेस पैदा किया जा सके। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सच में आंखें खोलने वाले होते हैं। एक तरफ हम उस तनावग्रस्त चूहे को देखते हैं जो अब हर दूसरे चूहे से डरने लगा है, चाहे वो खतरनाक हो या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा रेजिलिएंट यानी लचीला चूहा है। देखिए, असली रेजिलियंस का मतलब बिल्कुल निडर हो जाना नहीं है। इसका मतलब है सही फर्क समझना, यानी ये जानना कि आक्रामक सफेद चूहे से तो खतरा है, लेकिन सुरक्षित भूरे चूहे के साथ नॉर्मल बर्ताव करना है। असली खतरे और सुरक्षा के बीच यही सटीक अंतर कर पाना ही सच्चा रेजिलियंस है। अब जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर करते हैं। म्यूनिख की न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एलिजाबेथ बाइंडर की रिसर्च एक बहुत ही डराने वाला सच सामने लाती है। जिन वयस्कों ने अपने बचपन में बहुत गंभीर ट्रॉमा या आघात झेला है, उनमें आगे चलकर सुसाइड अटेम्प्ट्स यानी आत्महत्या के प्रयास का रिस्क पूरे 40 गुना, जी हाँ 40 गुना बढ़ जाता है। इसी गहरे असर को सुरक्षित तरीके से समझने के लिए वैज्ञानिक ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेम सेल से बनाए गए 40 दिन पुराने आर्टिफिशियल ब्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये बिल्कुल एक छोटे विकसित हो रहे दिमाग की तरह काम करते हैं।
इनके जरिए वैज्ञानिक ये टेस्ट करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान एक माँ का अत्यधिक स्ट्रेस हार्मोन पल रहे भ्रूण के दिमाग और उसके जीन्स को फिजिकली कैसे बदल सकता है। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। भाग 3, एपिजेनेटिक्स, डीएनए का स्विच। ये विज्ञान का एक ऐसा क्रांतिकारी क्षेत्र है जो हमें बताता है कि कैसे हमारा आसपास का माहौल हमारी जेनेटिक एक्टिविटी को बिल्कुल चालू या बंद कर सकता है। इस एपिजेनेटिक्स का पूरा खेल डीएनए मिथाइलेशन नाम की एक केमिकल प्रोसेस पे टिका है। इसे ना जीन के ऊपर रखी एक फिजिकल टोपी या कैप की तरह समझिए। जब ये केमिकल टोपी किसी जीन पर बैठ जाती है तो वो जीन एकदम शांत हो जाता है, मानो उसे सुला दिया गया हो। और जैसे ही ये टोपी हटाई जाती है वो जीन अचानक से फिर जाग जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है MAOA जीन। इसे हम खुशी का दुश्मन भी कह सकते हैं। होता क्या है कि ये जीन एक ऐसा एंजाइम बनाता है जो सेरोटोनिन जैसे हमारे हैप्पी हार्मोन्स को ही खत्म कर देता है। अगर इस जीन पर वो प्रोटेक्टिव केमिकल टोपी नहीं है तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। नतीजा, डिप्रेशन और एंग्जाइटी का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर भी है। एक पॉजिटिव और सपोर्टिव माहौल इन जीनों पर वो सुरक्षा वाली टोपियां वापस ला सकता है। भाग 4, सीखी हुई बेबसी यानी लर्न्ड हेल्पलेसनेस। चलिए अब इस बायोलॉजिकल लेवल से थोड़ा बाहर आते हैं और इंसानी साइकोलॉजी को देखते हैं। आइए समझते हैं कि जब हमें लगता है कि हालात पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है तो हमारा बर्ताव कैसे पूरी तरह बदल जाता है। ये सीखी हुई बेबसी आखिर है क्या? ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां इंसान पूरी तरह मान लेता है कि वो अपने हालात को किसी भी कीमत पर नहीं बदल सकता और वो बस हार मानकर बैठ जाता है। इसे सर्कस के उस हाथी की तरह सोचिए जो इतना बड़ा और ताकतवर होने के बावजूद एक छोटी सी लकड़ी के खूंटे को नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा था तब उसने सीख लिया था कि वो उस खूंटे को नहीं तोड़ सकता। इंसानों पर किए गए एक बड़े ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट से ये बात और साफ हो जाती है। यहाँ 2 ग्रुप्स थे। ग्रुप ए के पास एक ऐसा बटन था जिसे दबाते ही एक बहुत परेशान करने वाला शोर तुरंत बंद हो जाता था। उन्हें लगा कि उनके पास कंट्रोल है तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। दूसरी तरफ ग्रुप बी के बटन से शोर कभी रुकता कभी नहीं, कोई पैटर्न नहीं था। इसका असर क्या हुआ? उन्होंने पूरी तरह बेबसी महसूस की और कोशिश करना ही छोड़ दिया। साफ है ना, सिचुएशन पर थोड़ा सा भी कंट्रोल महसूस होना हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्टिव कर देता है। भाग 5, थेरेपी के जरिए ब्रेन की रीवायरिंग। तो क्या हम इस गहरी बेबसी और बायोलॉजिकल स्ट्रेस को रिवर्स कर सकते हैं, उसे पलट सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। और ये मेडिकल साइंस की सबसे अमेजिंग डिस्कवरीज में से एक है। एक सफल साइकोथेरेपी सिर्फ हमारे मन को ही शांत नहीं करती, बल्कि ये हमारे स्ट्रेस जीन्स के मिथाइलेशन को फिजिकल लेवल पर बदल देती है। क्लिनिकल स्टडीज में ये देखा गया है कि जो लोग हाइट से डरते थे, जब उन्हें एक्सपोजर थेरेपी दी गई तो उस थेरेपी ने सच में उनके सेलुलर लेवल पर जाकर MAOA स्ट्रेस जीन पर वो हेल्दी केमिकल टोपियां वापस रख दी। सोचिए, हमारा इलाज असल में हमारे डीएनए के काम करने का तरीका बदल सकता है। रेजिलियंस या लचीलापन बनाने में जिंदगी का शुरुआती समय बहुत ही क्रूशल होता है। फ्रांसीसी सरकार का द फर्स्ट 1000 डेज प्रोग्राम, जो बोरिस सिरुलनिक के काम पर आधारित है, ये साबित करता है। प्रेगनेंसी के दौरान माँ का तनाव, जन्म के बाद होने वाली अर्ली न्यूरोलॉजिकल मैपिंग और जिंदगी के पहले 2 साल, ये वो टाइम विंडो है जहां लगातार मिलने वाला सपोर्ट किसी भी बच्चे का जीवन भर का लचीलापन तय कर सकता है। और यही सपोर्ट सिस्टम हमें वापस उसी कहानी पर लाता है जिससे हमने शुरुआत की थी। जिन माता पिता ने अपने जवान बेटों को खोया था, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने किंडरगार्टन में हिंसा को रोकने के लिए फाउस्ट लॉज नाम का एक फाउंडेशन खड़ा किया। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि दर्द और त्रासदी के बीच एक नया अर्थ खोजना और कम्युनिटी का सपोर्ट जुटाना ही असली रेजिलियंस है। दर्द को एक मकसद में बदल देना ही सबसे बड़ी जीत है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं? कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल आदतें हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। पहला, ये एक्सेप्ट करना कि हर बाहरी स्ट्रेस पर हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता। दूसरा, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपनी पास्ट की छोटी छोटी सफलताओं पर फोकस करना। तीसरा, जब स्ट्रेस आए तो उस पर अपने रिएक्शन को जानबूझकर कॉन्शियसली बदलना। और सबसे अहम बात, ये समझना कि रेजिलियंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये कोई 100% परफेक्ट स्टेट नहीं है जिसे एक बार में पा लिया जाए।
इस पूरी चर्चा के आखिर में हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर हमारा रेजिलियंस हमारी बायोलॉजी से प्रभावित होता है, लेकिन हमारे आसपास के माहौल से ट्रिगर होता है, तो आज हम अपने उस माहौल को कैसे आकार देंगे? ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि अपने मानसिक और जैविक लचीलेपन को सुधारने की, उसे बेहतर बनाने की असली ताकत हम सभी के अपने हाथों में है। इस बेहद दिलचस्प और जानकारी भरे सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।